So we will continue with the immunology. Next is very important topic, cold chain. और ये बहुत easy है. Cold chain क्या होता है? This is a system of storage and transport of vaccine at low temperature from manufacturer side to the vaccine use site. अब एक लेबॉरेटरी है, वहाँ प्रोड्यूस हो रही है, फिर वहाँ स्टोर होगी, फिर ट्रांसपोर्ट होगी और कहाँ कहाँ से होके आप डिस्पेंसरी में पहुँचेगी और उसके बाद हमें अवेलेबल होगी टू बी इंजेक्टेड. और इस सारे के दरमियान उसके टेम्परेचर मेंटेनेंस और सारा स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट का सिस्टम, इस सारे को हम कहते हैं कोल्ड चेन. और बिकॉज यहाँ लो टेम्परेचर मेंटेन करके सारा प्रोसेस हम कर रहे हैं, इसलिए हम इसको कोल्ड चेन कह रहे हैं. और ये याद रखना है -2 to -8 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर हमने मेंटेन करना होता है. मोस्ट ऑफ दी वैक्सीन्स का ये एवरेज टेम्परेचर बताया हुआ है. ये एज इट इज़ आपने ड्रॉ करके आना है कोल्ड चेन के लिए. यहाँ क्या तरीका है, पहले मैन्युफैक्चरर के पास है, उसके बाद इसकी हुई ट्रांसपोर्ट टूवर्ड्स द सेंट्रल वैक्सीन स्टोर. अब वैक्सीन स्टोर से इसके बाद इसने जाना है रीजनल स्टोर में, यानी एक मेन बड़ी लेबॉर्ट्री, उसके बाद एक हर रीजन की अपनी जो लेबॉर्ट्री होगी वहाँ तक जाएगा रीजनल स्टोर में. रीजनल स्टोर से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जाएगा हेल्थ सेंटर में, यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर के लेवल पे, फिर जाएगी डिस्पेंसरी में और फिर मिलेगी फॉर द इंजेक्शन या इनोकुलेशन. उसके बाद इसमें इक्विपमेंट्स देख लेते हैं. वॉक इन कोल्ड रूम्स, और ये इट मीन्स कि ये पूरे के पूरे रूम्स ही कोल्ड हमने प्रोवाइड किए हैं इतने टेम्परेचर मेंटेन करके. यहाँ पे अप टू 3 months तक स्टोर हो जाती है. कोल्ड बॉक्स वो होता है, एक बॉक्स है, ये तो पूरा रूम है ना, और ये बॉक्स है, बॉक्स में हम स्टोर कर रहे हैं वैक्सीन. फिर वैक्सीन कैरियर्स हैं जो हमने ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करने हैं. वैक्सीन कैरियर एंड डे पैक्स, ये वो होते हैं जिस पे वैक्सीन वो लेके आते हैं, जो ये आते हैं वैक्सीनेशन करने घर घर. तो वैक्सीन कैरियर जो है बड़ा सिस्टम है जिसमें 16 to 20 वायल्स आती हैं, और डे पैक्स वो हैं जिनमें 6 to 8 वायल्स आ जाएंगी. और फ्लास्क तब से यूज़ होते हैं जब हमारे पास और कोई स्टोरेज का ज़रिया ना हो. आइस पैक्स हम इन सारों के अंदर यूज़ करते हैं ताकि हम टेम्परेचर मेंटेन कर सकें. फिर फ्रीज़र और रेफ्रिजरेटर्स यूज़ होते हैं जिन पे टेम्परेचर आमतौर पर -15 to -25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है. और अब ये आपने याद रखना है कि कुछ वैक्सीन्स होती हैं ड्राइड वैक्सीन्स, जिनको हमने फ्रीज्ड फॉर्म में ही यूज़ करना है. और कुछ वो हैं जिनको हमने कोल्ड तो रखना है लेकिन फ्रीज़ नहीं होने देना. तो जो जिनको हमने फ्रीज़ करके रखना है, दीज आर कॉल्ड ड्राइड वैक्सीन्स. इनको हमने फ्रीज़र में ही यूज़ जो है रखना है. इनका लो टेम्परेचर ज़्यादा ज़रूरी है मेंटेन करना. ये ड्राइड वैक्सीन्स हैं. इसमें कौन सी आती हैं? पोलियो, मीज़ल्स एंड BCG. तो ये 3 नाम आपने कभी नहीं भूलने. और जिनको नहीं रखना, टाइफॉइड, DP यानी डिफ्थेरिया और वो परटूसिस की, और फिर टेटनस, TT एंड ये DP, ये याद रखने हैं. उसके बाद एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक्सेल में नहीं मेंशन, इसको देख लें. स्टोरेज में क्या होता है, स्टोरेज में हम जो डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल. अगर हम देखें वॉक इन कूलर, जैसे वॉक इन रूम की बात की थी वैसे ही वॉक इन कूलर है. फिर वॉक इन फ्रीज़र है. फ्रीज़र बेसिकली वही रूम ही है जिसको उसने पीछे वॉक इन रूम बोला है, वॉक इन रूम भी कह सकते हैं. वॉक इन कूलर है. इसके अलावा फिर आइस लाइन रेफ्रिजरेटर है, यानी कि फ्रीज़र एक और चीज़ है, और ये आइस लाइन रेफ्रिजरेटर का ज़ाहिर बात है टेम्परेचर उससे तो कम ही होगा. फिर डीप फ्रीज़र्स हैं और डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है. ये डोमेस्टिक लेवल पे जब स्टोरेज हो रही है ये तब हो रहा है. फिर उसके बाद सोलर की अगर हम बात करें तो सोलर रेफ्रिजरेटर, डायरेक्ट ड्राइव एंड बैटरी ड्राइव, 2 तरह के यूज़ होते हैं. फिर नॉन इलेक्ट्रिकल में आते हैं कोल्ड बॉक्स एंड वैक्सीन कैरियर्स जो हमने आगे देखे. फिर ट्रांसपोर्टेशन में क्या आती है, रेफ्रिजरेटेड वैन भी आती है और इंसुलिनेटेड वैक्सीन वैन्स भी आती हैं. बहुत लंबा हमने ट्रैवल करना है तो रेफ्रिजरेटेड हम यूज़ कर रहे हैं. लेस ट्रैवल है तो उसमें जो टेम्परेचर उसको पे वो निकाली है उसको मेंटेन करने के लिए इंसुलिनेटेड वैक्सीन वैन्स यूज़ कर रहे हैं. इसके अलावा कोल्ड बॉक्स और वैक्सीन कैरियर्स स्टोरेज के लिए भी और ट्रांसपोर्ट, ये दोनों के लिए यूज़ हो रहे हैं. ये एक्सेल में नहीं मेंशन, इसको लिख लें. फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वैक्सीन वायल मॉनिटर, VVM के नाम से आ जाता है. ये आपने इसको याद रखना है. आई होप सो आपको नज़र आ रहा होगा. दिस इज़ अ लेबल दैट कंटेन्स हीट सेंसिटिव मटेरियल, जिससे हम वैक्सीन की जज करते हैं कि ये यूज़ हो सकती है कि नहीं. बिल्कुल ये डायग्राम आप देख लें, इससे याद रख लें, कोई भी मुश्किल बात नहीं है. सेंटर वाला एरिया शुड बी लाइटर देन द सराउंडिंग. तो मीन वैक्सीन इज़
अवेलेबल फॉर यूज़, कैन बी रेडीली यूज्ड। अगर ये डार्क होना शुरू हो गया है अभी फिर भी सराउंडिंग से लाइट है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर ये इसके बराबर का हो गया, इट मीन्स दिस इज़ द डिस्कार्ड पॉइंट। डिस्कार्ड पॉइंट इसी पे आ जाता है, इसके मज़ीद डार्क होने का वेट नहीं करना। डिस्कार्ड पॉइंट ये थर्ड लेवल पे, ना कि फोर्थ लेवल पे, ये याद रखना है। उसके बाद बियॉन्ड द डिस्कार्ड पॉइंट है जब ये सेंटर वाला एरिया सराउंडिंग से भी डार्क हो गया। यूज़ तो हमने दोनों में नहीं करना, लेकिन डिस्कार्ड पॉइंट स्टार्ट फ्रॉम हेयर। फिर शेक टेस्ट क्या है, बिल्कुल नाम ऐसे रखे हुए हैं लेकिन ये बिल्कुल बेसिक सी बात है कि जब हमने उसको निकालना है यूज़ के लिए, कोल्ड चेन में हमने ये रखी हुई है, तो हमने जस्ट उसको शेक करना है बिफोर द यूज़। और अगर उसमें टर्बिडिटी या फ्लोकुलेशन हमें नज़र आ रही है तो इट मीन्स इसको हमने यूज़ नहीं करना। ये बात शेक टेस्ट हो गया। फिर थॉइंग वो होता है कि ये जो हमने 3 वैक्सीन्स पढ़ी, कौन सी, पोलियो, मीज़ल्स एंड BCG, ये 3 वैक्सीन्स को हमने जब फ्रीज़र से निकालना है, बिकॉज हमने कहा कि ये ड्राइड वैक्सीन्स हैं, तो इनको निकाल के जस्ट 2 मिनट हम रखते हैं कि ताकि थोड़ी सी लिक्विड हो जाए ताकि हम इसको यूज़ कर सकें। वैसे हमने इसको बाहर नहीं रखना, तो वो ड्राइड वैक्सीन्स के लिए प्रोसेस है थॉइंग का। उसके बाद EPI स्केड्यूल है। अब ये स्केड्यूल आपके यहाँ बुक पे एंड पे मेंशन है, आप उसको देख सकते हैं। बिल्कुल ये लास्ट पेज पे बिफोर दी चैप्टर एंडिंग, ये देख लें इसको एक दफ़ा, या फिर इसको मैं एक दफ़ा एंड पे इकट्ठा समझा देती हूँ। ये जस्ट आपको यहाँ पे इतनी बात बता रही हूँ कि ये एक पूरा स्केड्यूल है फ्रॉम बर्थ से लेकर, हमने जो 15 मंथ्स तक पूरा एक स्केड्यूल होता है जो हम वैक्सीन्स देते हैं बच्चे को, इसका पूरा एक स्केड्यूल है, और कौन सी वैक्सीन देनी है, किस रूट से देनी है, ये पूरा स्केड्यूल पेपर में आ जाता है बनाने के लिए। इसको आपने अच्छी तरह देख लेना है। इसको एक दफ़ा एंड पे देख लेते हैं। जस्ट आपको यहाँ चूँकि EPI का टॉपिक आया था तो आपको जस्ट मैं ये बता रही हूँ कि वी आर नॉट स्किपिंग दिस बट वी विल टेक इट एट द एंड। उसके बाद आती है ये वाला टेबल, आपने नहीं करना, इसमें से कुछ नहीं करना। फिर आपने देखनी है जनरल कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ वैक्सीन्स। एक तो बिल्कुल जनरल सी बात करें, कॉन्ट्राइंडिकेशन तब है जब आपकी बॉडी में पहले इम्यूनिटी लो है, आप स्टीरॉयड थेरेपी पे हैं, आप बहुत पहले ही बीमार हैं, उस केस में आपने वैक्सीन नहीं लेनी। उसके बाद आता है कि आपने ग्रुप ऑफ वैक्सीन, यानी कि इस सूरत में तो कोई भी वैक्सीन नहीं लेनी, वो तो एक जनरल सी बात थी। यहाँ पे हमने कहा है कि हमने कोई भी वैक्सीन नहीं लेनी। रेडिएशन थेरेपी, स्टीरॉयड थेरेपी, एंटी मेटाबोलाइट्स, इम्यूनोसुप्रेशन, प्रेगनेंसी, किसी भी सूरत में जब आपको उल्टा उससे ज़्यादा खतरा हो फ़ायदे से, तो आपने यहाँ पे वैक्सीन नहीं लेनी। इंडिविजुअल वैक्सीन, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि एक कौन सी कंडीशन है जिसमें हम एक सर्टेन वैक्सीन नहीं ले सकते, बाकी ले सकते हैं। BCG तब नहीं लेंगे जब हमारी बॉडी में डर्मेटाइटिस चल रहा है बहुत ज़्यादा। पोलियो तब नहीं लेते जब हमारी बॉडी में ऑलरेडी डायरिया की सिचुएशन है, या विदिन 3 वीक्स ऑफ टॉन्सिलेक्टमी आपने पोलियो की वैक्सीन नहीं लेनी। फिर पर्टूसिस का हमने कब नहीं लेना, जब कन्वर्जन्स होंगी, और मीज़ल्स की भी कन्वर्जन्स, इन दोनों की सेम है। फिर उसके बाद आते हैं जनरल हैज़र्ड्स। अब ये ना बिल्कुल कॉमन सेंस से लिखने वाली बात है, यहाँ याद करने वाला कुछ भी नहीं है। इसको अगर हम खुद से सोचें कि इम्यूनाइजेशन के पूरे प्रोसेस में कहाँ पे मसला आ सकता है जो हैज़र्डस हो सकता है हमारे लिए। एक तो इनोकुलेशन। अच्छा, एक चीज़ है, आपको ये चीज़ पीछे मिस हो गई थी, इम्यूनाइजेशन और इनोकुलेशन में क्या डिफरेंस होता है। इम्यूनाइजेशन इज़ अ ब्रॉड टर्म, और जो भी वैक्सीन हम पैरेंट्रल रूट से दे रहे हैं, पैरेंट्रल रूट में क्या आता है इनोकुलेशन में, या IM आता है या फिर IV आता है। इन दोनों रूट्स में से किसी भी रूट से जो हम वैक्सीन दे रहे हैं उसको हम कह रहे हैं कि दिस इज़ इनोकुलेशन। और एक ब्रॉड टर्म है जिसमें IM, IV, ऑरल, सबक्यूटेनियस, एवरीथिंग इज़ प्रेजेंट, सारा इंक्लूड होगा, उसको हम वैक्सीनेशन कह रहे हैं। ओनली पैरेंट्रल रूट इज़ इनोकुलेशन। इनोकुलेशन में मसला क्या होता है, लोकल रिएक्शन, साइट ऑफ इंजेक्शन पे पेन, जनरल रिएक्शन, आपको फीवर, मलेज, हेडेक, बिल्कुल जनरल सी बात है। फिर अगर आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, लाइक BCG वैक्सीन के लिए हिसाब बहुत कॉमन है, उसका हम पहले माइनर डोज दे के चेक करते हैं, तो या इनोकुलेशन में मसला हो गया है या फिर हाइपर सेंसिटिविटी में का कोई इशू है। उसके बाद हो सकता है कि जो जिसने लगाया है या जो प्रोडक्शन हुई है पूरी इसकी वो सही नहीं हुई।
यानी कि इसमें जहाँ से बनना शुरू हुई है और जहाँ पे लगी है वैक्सीन, इन सारे प्रोसेस में कोई मसला आया है, यानी या तो माइक्रोब की पहले इनएक्टिवेशन पूरी नहीं हुई, अगर हुई है तो हमने जो प्रॉपरली उसको स्टोर नहीं किया, अगर स्टोर भी कर लिया तो प्रॉपर डोज नहीं दी, कम ज़्यादा दे दी, या फिर हमने सही साइट पे नहीं लगाया, सही रूट से नहीं दिया, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन में मसला आ गया। फिर आते हैं प्रोवोकेटिव रिएक्शंस देखें, तो ये है कि हमें पता होता है कि कौन सी वैक्सीन के साथ कौन सी देनी है। कुछ होता है कि ये आपस में इकट्ठी नहीं देनी। अगर हमने लाइक डीपीटी की वैक्सीन अगर हमने दी है ना, तो उसमें चांस होता है कि प्रोवोकेटिव पोलियो हो जाए। फिर इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल कौन से होते हैं कि पोस्ट वैक्सीन कुछ हमें नज़र आए, लेकिन ये बहुत रेयर डिजीज़ हैं। उसके बाद आते हैं एडवर्स इफ़ेक्ट्स। अब ये है स्पेसिफिक फॉर सर्टेन वैक्सीन। अगर आपको जनरली हैज़र्ड्स पूछा जाता है तो आप ये वाले लिखेंगे। अगर उसने BCG का अब नाम दे दिया तो आपने एडवर्स इफेक्ट्स ये वाले देखने हैं। इसमें क्या आता है BCG में, अगर हम स्किन से फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने याद तो करना है लेकिन इसको कोई वे होना चाहिए जो हमें इजीली याद हो जाए। तो इस तरह याद रखना है आपने कि सबसे पहले अगर हम स्किन की बात करें तो स्किन में क्या होता है, एरिथीमा नोडुज्म हो सकता है लोकल इंजेक्शन साइट पे आपको कोई आपको डर्मेटाइटिस वगैरह कुछ ऐसे नज़र आ रहा है, स्कारिंग नज़र आ रही है, लोकल रिएक्शन हो गया, एरिथीमा नोडुज्म हो गया, कीलॉइड फॉर्मेशन एट दैट प्लेस, या फिर अल्सरेशन हो गया उस जगह पे। अगर हम उसके अलावा बात करें तो लिम्फेडिनाइटिस हो सकता है, आपकी ब्लड में इन्फेक्शन फैल सकता है, और BCG ऑस्टिटाइटिस। फिर मीज़ल्स की अगर बात करें तो इसकी हमने उस कॉन्ट्राइंडिकेशन में भी देखी थी कि कन्वर्जेंस आती हैं, और इसके नतीजे में भी फीवर एंड कन्वर्जेंस ही आती है। इसके अलावा राइनो फेरेंजाइटिस और रैशेस भी आते हैं। फिर आता है डिप्थेरिया में देखें तो फीवर एंड ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन होती है। पर्टूसिस में अगर हम देखें तो यहाँ पे भी एंसेफ्लाइटिस, रैश और फीवर आता है। फिर उसके बाद अगर हम देखें सम कॉमन वैक्सीन्स, इनका हिसाब किताब भी देख लेते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है BCG वैक्सीन का, अगर आपको पूछा जाए कि इसका जो है क्या सिलसिला है सारा, तो ये लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन है, जैसे कि हमने स्टार्ट में एग्जांपल्स में भी देखा था। ये सिंगल इंट्राडर्मल डोज इसकी हमने देनी होती है जस्ट आफ्टर द बर्थ। EPI स्केड्यूल अगर हम अभी हम देखेंगे उसमें भी आप देखेंगे कि इसकी हमने एट बर्थ जो हमने देनी होती है ना 3 वैक्सीन, उसमें ये भी इंक्लूडेड है। इसके हम देते ही ना विद इन 5 मिनट्स व्हील अपीयर होता है, यानी कि रेडनेस अपीयर होती है, उसके बाद होता है वो डिसअपीयर हो जाती है विद इन 1 आवर। पैप्यूल फॉर्मेशन होती है विद इन 2 to 3 वीक्स, फिर नोड्यूल बन जाता है 4 to 5 वीक्स में, और अल्टीमेटली क्या होता है कि वो वहाँ पे अल्सरेशन, क्रस्टिंग और स्कार बन जाता है। ये वो निशान है जो आपके सब प्रेजेंट होता है ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ BCG इंट्राडर्मल वैक्सीन। फिर उसके बाद आता है DPT वैक्सीन। DPT वैक्सीन क्या है? ट्रिपल वैक्सीन है। ट्रिपल वैक्सीन में क्या है, मैंने जैसे पहले भी बताया था, डिप्थेरिया और बाकी पर्टूसिस के लिए, और ये टाइफॉइड के लिए। अब ये D and T ये हैं टॉक्सॉइड्स, और जो P है ये किल्ड है। अब ये याद रखना, ये तीनों एक ही फॉर्म में नहीं है, इसको हम ट्रिपल वैक्सीन कहते हैं। और ये जब आप EPI स्केड्यूल कर लेंगे तो ये इसकी जो एज वगैरह का ये आपको अलहदा से नहीं करना पड़ेगा। ये याद रखना है कि DT जो अगर हम खाली बात करें तो इसको हम डबल वैक्सीन कहते हैं। फिर मीज़ल्स की भी हमने देखनी है आगे EPI स्केड्यूल में, 1/2 ml हमने ये देनी होती है। और ये 9 मंथ्स में हम क्यों देते हैं, इस EPI स्केड्यूल में इसका बिल्कुल लास्ट में आता है। क्यों 9 मंथ्स में क्यों आता है? बिकॉज मदर से आम तौर पे जो है ना इसकी इम्यूनिटी बच्चे को मिल जाती है, तो अगर हम 9 मंथ से पहले दें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। येलो फीवर की अटेनुएटेड वैक्सीन होती है, और ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है फॉर 6 to 10 ईयर्स। उसके बाद आता है टेटनस टॉक्सॉइड। इसके बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपने याद रखनी है कि इट इज़ गिवन इन प्रेगनेंसी एंड टू ऑल वुमेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज टू प्रोटेक्ट द मदर एंड चाइल्ड फ्रॉम टेटनस। अनइम्यूनाइज्ड प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसके लिए हमने फर्स्ट डोज देनी है विद इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और सेकेंड डोज की कोशिश करनी है कि इसके 1 मंथ बाद दे दें, या एटलीस्ट 3 वीक्स बिफोर द डिलीवरी, ताकि सफिशेंट टाइम मिल जाए एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस होने के लिए। तो यहाँ से आपने ये बात याद रखनी है कि टेटनस की जब हम टेटनस टॉक्सॉइड यानी वैक्सीन दे रहे हैं, उसकी इम्यूनिटी डेवलप होने में हमें कितना टाइम लग रहा है? 3 वीक्स। उसके बाद आ जाता है टाइफॉइड की वैक्सीन,
और ये हम देखते हैं कॉन्जेक्टिव स्केड्यूल इसका होता है 1, 3 और 5, यानी एक एक दिन छोड़ के देते हैं। फिर कॉलरा प्ले की वैक्सीन है, फिर MMR का उसने बताया हुआ है। ये इसकी एज तो आपको EPI से याद हो जाएगी, बाकी इसकी ये सारी चीज़ें आपको तभी पता चल जाएंगी जब आप EPI स्केड्यूल याद करेंगे। पोलियो वैक्सीन ऑरल और IV सिस्टमिक दोनों होते हैं। फिर इनके हमने साइड इफ़ेक्ट्स देख लेने हैं कि कौन सा OPV ज़्यादा फ़ायदेमंद है या IPV, इसको देख लेना है। फिर आपने एक ये चाइल्ड बेयरिंग एज के लिए जो टेटनस की इसने डोजेज बताई है, इसको एक दफ़ा टेबल को याद कर लेना है, ये एज इट इज़ पेपर में आता है। सो नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट।